हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमोरा छो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज जिस विषय पर में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उस विषय के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। वो ये कि ये जो दवाई है मेडिसिन है वो काम नहीं करती है, बहुत स्लो काम करती है, या इससे बीमारियां ठीक नहीं होती है, बहुत सारी अफवाह है। इस वीडियो में मैं ये भी मेरे साथ जो गेस्ट हैं मैं उनका नाम बताऊंगा अभी आपको, जाने माने डॉक्टर हैं, ये भी चर्चा करने की कोशिश करूंगा कि किस बीमारी के लिए कौन सी सिंगल दवाइयां हैं जो आप लेकर के खुद से भी ठीक हो सकते हो। क्या क्रोनिक बीमारियां जैसे कि डायबिटीज है, ब्लड शुगर है, कैंसर है इत्यादि, इन सब में भी ये दवाई काम करती है। मैं चर्चा करने जा रहा हूं आज होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। और आज हमारे साथ है 15 साल का एक्सपीरियंस लेकर के डॉक्टर नीरज गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि होम्योपैथिक आखिर है क्या, इसका इजाद कब हुआ और ये अंग्रेजी दवाई यानी कि एलोपैथिक से कैसे अलग है? होम्योपैथी का इलाज जो इजाद हुआ है वो डॉक्टर हैनीमैन जो कि इसके जन्मदाता है, वो खुद एक एमडी फिजिशियन हुआ करते थे एलोपैथी के। अच्छा। उन्होंने ये देखा कि पेशेंट्स को हम ट्रीट तो कर रहे हैं लेकिन एक पेनफुल मेथड, एक साइड इफेक्ट भरा मेथड है। अच्छा। दवा दी, रोग तो ठीक हुआ बट कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट डेवलप होने लगे। जैसे में क्या साइड इफेक्ट? जैसे पेट खराब होना, भूख कम होना, चक्कर आना, स्किन रैशेस, अच्छा, लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स होते हैं। सर्जिकल मेथड में चीर फाड़ करना, उसके बाद सिलाई करना, फिर निशान रह जाता है। तो ये सब देख के उनको दिमाग में कुछ ऐसा हुआ कि हमें कुछ ऐसा कोई अल्टरनेट मेथड होना चाहिए जिससे बॉडी का अच्छे से रिस्टोरेशन हो सके, मतलब पुराने जैसे रूप में आए, जैसे हेल्दी फॉर्म। तो उसके लिए उन्होंने उनका काफी रिसर्च उन्होंने दिमाग में थियोरिटिकल चला उनके, तो उनका कुछ दिमाग में आया कि कोई ऐसी पद्धति हम बनाते हैं जिससे सेफ मेथड हो, बिना पेनफुल, बिना चीर फाड़ के काम हो सके। ठीक है। तो उन्होंने होम्योपैथी को इजाद किया। होम्योपैथी बेस्ड है कि जो दवा आपको दी जा रही है वो आपके सिम्टम के बिहार पे, अच्छा, सिम्टम के बिहार पे होगा, सिम्टम आपके ठीक होंगे। इसकी प्रूविंग कैसे की जाती है? दवा बना तो दी, कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है कि किसी मशीन में डाला और हमें पता चल गया कि ये दवा इन बीमारी को ठीक करेगी। होता ये है कि उस दवा की कुछ पर्टिकुलर डोज हेल्दी पर्सन पे देकर, अच्छा, जो सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं उनको नोट किया जाता है और उनको हजारों लाख तक पेशेंट तक उस पर वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, ये पहले ऐसा शुरुआत ऐसे होती थी। उन सिम्टम्स को नोट किया और जो सिम्टम्स सब में मैच अप कर दिए। अब एक एक से दवा का 100-150 सिम्टम्स आते थे और वही जो सिम्टम आज भी दवाओं के चल रहे हैं, हमें उनको देखना पड़ता है। ऐसी सारी मेडिसिन का, और दवा जो बनती है वो नेचुरल चीजों से बनती है। जैसे नमक तक से दवा बनी है, नमक, नाइट्रोम्योर तक नाम है जिसका। अच्छा। और आपके सब्जियों से दवा बनी है, अच्छा, सब्जियों से है, और बहुत सी चीजों से ये बनती है दवाई होम्योपैथी। नेचुरल चीजों से बनती है। केमिकल का प्रयोग इसमें कम होता है या होता ही नहीं है? सर, इसका जो प्रोसेस है ना बनाने का वो टोटली डिफरेंट है। दिस इज इमैटेरियल फॉर्म। इसमें दवा में दवा नहीं होती। अच्छा, इसमें सिर्फ शक्ति होती है उसकी। इसका मतलब ये आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है क्या? आयुर्वेद का एक कह सकते हैं कि जो ओरिजिन है आयुर्वेदिक, जैसे हमारी मदर टीचर्स आते हैं वो कह सकते हैं इक्विवेलेंट टू आयुर्वेदिक है, बट आयुर्वेदिक में जो दिया जाता है वो जैसे चूरन डाइट दी जाती है, गर्म होती है, लेने का मेथड अलग है। हमारे इसको क्या कहता है, डाइल्यूशन कर दिया जाता है। अच्छा, ठीक है। डाइल्यूशन का क्या अर्थ है? थोड़ा डाइल्यूशन का मतलब उसमें मिक्सिंग कर दी जाती है, मिक्स कर दी जाती है। लाइक अल्कोहल, जो हेल्दी अल्कोहल होता है जिससे दवा बनाई जाती है, वो मिला के उसको डाइल्यूट कर दिया जाता है, सेफ होता है वो। अच्छा। उसकी डोजेज भी कम जाती है, लाइक 5 ड्रॉप्स, 10 ड्रॉप्स, 15 ड्रॉप्स, 30 ड्रॉप्स ऐसे। तो उसमें क्या होता है कि उसी मदर टिंचर से फिर मेडिसिन बनाते हैं जो कि हम मीठी गोली में लगा के देते हैं।
उसमें क्या करते हैं, अब आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हाँ हाँ 1 ड्रॉप उस मदर टिंचर का लिया, 100 ड्रॉप्स अल्कोहल के लिए, फिर अच्छा प्रोसेस तब उसको मिला है। मशीन से प्रोसेस किया जाता है, तब फर्स्ट पोटेंसी तैयार होती हम्म, है। अब ऐसे ही सोचिए आप, हम 1000 पोटेंसी पे जाते हैं, मिलियन पोटेंसी पे जाते हैं, तो ये प्रोसेस बहुत लॉन्ग टाइम होता है। एक एक दवा को बनाने में महीनों लगते हैं। अच्छा अच्छा, ये जैसे अंग्रेजी दवाई में साइड इफेक्ट काफी ज्यादा उस पर लिखी रहती है कि अगर ये खाया तो, जैसे अभी आपने बताया रैशेस हो सकते हैं, पेट खराब हो सकता है। उल्टी आ जाएगी, पेट में दर्द होने लगेगा, तो क्या होम्योपैथिक दवाई में भी ऐसा कुछ है कि साइड इफेक्ट? ऐसा कोई साइड इफेक्ट अच्छा आपने सुना होगा, और सभी लोग ये जानते हैं कि होम्योपैथी टोटली साइड इफेक्ट फ्री है, इसमें कोई साइड इफेक्ट, कोई नुकसान नहीं होता, सबसे सेफ है। चाहे आप एक दिन के बच्चे को हम दवा दे दें, चाहे 80 से 90 साल के बुजुर्गों को भी दवा दे दें, कोई साइड इफेक्ट कभी नहीं आता। अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछने वाला था, जो होम्योपैथिक दवाई बनाई कैसे जाती है, और उसका आपने पहले ही उत्तर दे दिया। अच्छा, एक जो है सो भ्रांतियां हैं या सच्चाई है, वो तो आप बताएंगे कि होम्योपैथिक दवाई बहुत स्लो काम करती है, वो जल्दी ठीक नहीं होती बीमारी उससे। बिल्कुल गलत भ्रांति, ये भ्रांति ही है। आपने अच्छा। बिल्कुल सही, आपने खुद ही बोल दिया कि भ्रांति है, और ये भ्रांति ही है। और इसको हम जितने भी डॉक्टर्स हैं होम्योपैथिक, डे बाय डे हम इसको प्रूव करते हैं अपनी क्लिनिक्स पर कि आप जैसे कोई पेशेंट आपके पास ऐसा आया हो जो क्रोनिक बीमारी से परेशान हो और आपने 2-4 दिन में उसे ठीक कर दिया, ऐसा कुछ किसी बीमारी में? सर डिपेंड्स कि बीमारी कैसी है, कितने दिन पुरानी है। एग्जांपल मैं लूंगा एक्यूट कंडीशन, जैसे सर्दी जुकाम खांसी बुखार, ठीक है। इसे हम 2 से 3-4 दिन में मैक्सिमम ठीक करते हैं। इतना ही टाइम आपको एलोपैथिक से भी लगेगा, उससे कम टाइम में कोई नहीं ठीक होता। नहीं तो उससे कम टाइम में ठीक नहीं होता तो आपकी होम्योपैथिक दवाई क्यों ली जाए, एलोपैथिक क्यों ना ली जाए, जब 4 दिन में ही ठीक होने वाली है? होम्योपैथिक आपके लिए सेफ है, टोटली सेफ है, आपको एंटीबायोटिक्स खाने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर कोई सेडेटिव इफेक्ट नहीं होगा, लाइक कफ सिरप जो आप पीते हैं उससे सेडेटिव इफेक्ट होगा, आप ड्राइव नहीं कर सकते दवा लेके, आप एग्जाम देने नहीं जा सकते, तो आप हमारी दवा लेकर जाइए। आपने अभी चर्चा किया एंटीबायोटिक का, जो नहीं लेना पड़ेगा, एंटीबायोटिक से क्या नुकसान है, क्यों नहीं लेना चाहिए? these medicines are only chemical, आप कोई भी केमिकल आप बॉडी में जा रहे, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती उसको। एंटीबायोटिक है क्या, केमिकल से वो तैयार ही होता है? बिल्कुल केमिकल है, टोटली आर्टिफिशियल मेथड है, लैब में बनती है। अच्छा, यानी कि ये जो सामान्य दवाई होती है उससे, इसीलिए शायद बच्चों को जल्दी एंटीबायोटिक नहीं दी जाती है, या जैसे मुझे एक बार दी डेंगू जानी नहीं चाहिए, नहीं लेकिन देनी जानने से दी जाती है। दी जाती है। तो मुझे एक बार डेंगू हो गया था, तो डॉक्टर ने कहा कि मेरा प्लेटलेट काफी नीचे गिर गया था, तो डॉक्टर का कहना हुआ कि अभी आपको एंटीबायोटिक नहीं दे सकते, आपका जब ये प्लेटलेट एक आ जाएगा लेवल में 1.5 लाख या कुछ बताया था कि इसके बाद तभी एंटीबायोटिक। बिकॉज डेंगू वायरल प्रॉब्लम है, वायरल डिजीज है, ना कि बैक्टीरियल। तो जहाँ पे आपको ये कंफर्म हो जाए कि ये बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वहीं पे एंटीबायोटिक देना लाभकर हो सकता है, वहीं पे दी जानी चाहिए। बैक्टीरियल डिजीज जैसे कि क्या क्या? ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसे बोलते हैं, अच्छा, और बहुत सी बैक्टीरियल खांसी भी होती है जैसे में सुडोमोनास है, और बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, साइनस में हो जाता है, पेट में भी हो जाता है, जैसे लूज मोशन में बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, उसमें बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल दी जाती है। वायरल और बैक्टीरियल में क्या अंतर है? जीवाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया और वायरस। एक वायरस होता है, वायरस पे एंटीबैक्टीरियल काम नहीं करेगी, अच्छा, बैक्टीरिया पे एंटीवायरस काम नहीं करेगा। वायरल बीमारी कैसे होती है? जैसे हवा से। अच्छा, हवा से, हवा में अगर कोई इन्फेक्शन है, जैसे इन्फ्लुएंजा आपने सुना, सर्दी जुकाम का, किसी ने आपके पास खड़े छींक दिया है, उसका ड्रॉपलेट्स हवा में है और आपने से इनहेल कर लिया, किसी भी तरह से आपके बॉडी में चला गया, वो आपको इन्फेक्ट कर देगा, तो ये वायरल बीमारी हुई। ये वायरल। और बैक्टीरियल ब्लड से ब्लड टच में ज्यादातर जाती है, या खाने पीने से चाहिए, एक साथ खाना। फॉर एग्जाम्पल टाइफाइड। अच्छा, टाइफाइड दूषित खाने से, दूषित पानी पीने से, गंदे पानी से हो जाती है, उसका बॉडी अंदर जाना, वैसे ओरल कैविटी से या नेजल कैविटी से अंदर जाना जरूरी होता है, ब्लड के कांटेक्ट में आना जरूरी होता है। इसीलिए कोविड का आपने देखा होगा, टेस्ट नाक से ज्यादा की किया जाता है। अच्छा, ये अब हमारा प्रश्न ये है कि क्या इमरजेंसी में होम्योपैथिक काम करती है, आपातकाल स्थिति में? आपातकाल स्थिति में मैं अगर फॉर एग्जांपल बात करूं, हार्ट अटैक, हाँ, कार्डियक, ठीक है, या ब्रेन स्ट्रोक है,
फ्रैक्चर है, एक्सीडेंट्स है, पॉइजनिंग है, ठीक तो इनमें हम अवॉइड करते हैं। है। इनमें हमारी लिमिटेशंस हैं, हर पद्धति की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हम्म, है, तो वो हमारे यहाँ भी है। लेकिन हमारे यहाँ पॉइजनिंग के लिए दवा बनी तो है, बट इतना हम रिस्क नहीं लेना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्योंकि इसके लिए स्टमक वॉश करना है, वो तो एक ना ना आप कह सकते हैं एलोपैथिक मेथड है ना होम्योपैथिक मेथड, वो तो एक इमरजेंसी को कवर करने का मेथड है। एक स्टमक वॉश किया, मुंह से पानी डाला गया, वोमिटिंग कराई गई, इसमें तो एलोपैथिक होम्योपैथिक कुछ नहीं है, तो मेथड वो करना जरूरी, वो हॉस्पिटल में हो सकता है। हम लोगों को इतनी फैसिलिटी नहीं होती है। होम्योपैथिक हमारे पास क्लिनिक है, क्लिनिक पे काम होते भी चाहे एलोपैथिक हो चाहे होम्योपैथिक, कोई क्लिनिक हो, काम वहाँ हॉस्पिटल सारी व्यवस्था है वहां पर। तो वहाँ जहाँ व्यवस्था होगी वही ये काम हो सकता है। यानी कि आपका कहना ये हुआ कि अगर किसी को सांप काट ले, कुत्ता काट ले, या कोई दुर्घटना एक्सीडेंट कर जाए, ब्लड निकल रही है, तो होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क ना करें, वो तुरंत हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल में जाए जहाँ पे टिटनेस का इंजेक्शन दिया जाए, जहाँ पे इसके जख्मों को पट्टी वट्टी बैंडेज किया जाए। अगर कोई नीड है तो टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, तो वहाँ उसकी बाद की कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फ्रैक्चर हुआ है, आपने फर्स्ट एड ले लिया वहाँ से, फिर उसके बाद आप होम्योपैथी में आ सकते हैं। हड्डी जल्दी जोड़ने का इलाज हमारे पास है। अच्छा, अगर आपको ज्यादा पेन हो रहा है तो उसका भी इलाज हमारे पास है। हड्डी सही जुड़ेगी बिना ऑपरेशन के, अच्छा। ये फैक्ट है, और इसको कई एमएस ऑर्थो भी जानते हैं। होम्योपैथिक में भी मैंने एक जगह पर मैं देखा था, हमारे यहाँ पर में एक डॉक्टर है, वो इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। होम्योपैथिक में भी करते हैं प्रयोग, कुछ लोग करते हैं जिन्हें जरूरत हो, अगर उनको जिनका लगता है जरूरत, लेकिन बहुत कम लोग करते हैं इंजेक्शन। नहीं, बुक्स में हमारे लिखा हुआ है। हाँ, आप वही जो दवा जो हम खाने के लिए देते हैं उसे आप इंजेक्शन भी कर सकते हैं। अच्छा, खाने के लिए जो दे रहे हैं वही दवा इंजेक्शन के थ्रू वो जल्दी काम करती है, कह सकते हैं, बट मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया इसको हाँ। रियलिटी, ना हमारे किसी कलीग में, ना कभी किसी ने। क्योंकि आप तो बहुत कम लोग करते हैं। आपके साथ तो लगभग बहुत सारे डॉक्टर जुड़े हुए होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत कम लोग प्रयोग करते हैं, ना के बराबर लोग, ना के बराबर कह सकते हैं। ना के बराबर लोग प्रयोग करते हैं। एक बीमारियां हैं जो आज लगभग 25 साल 30 साल से ऊपर जैसे लोग हो रहे हैं। अभी हमारी चर्चा भी हो रही थी, जो कैसे शुगर एक स्कैम हो गया है, डायबिटीज एक स्कैम बन चुकी है। ये बीपी के बारे में, तो क्या बीपी शुगर जैसी बीमारी, क्योंकि एलोपैथ में तो वो एक बिजनेस बन चुका है। आज मैंने एक टेबलेट ली है तो अब मुझे जीवन भर को लेना पड़ेगा, अगर 2 4 5 दिन 10 दिन भी मैंने ले लिया तो। लेकिन आपके यहाँ पर में होम्योपैथ में क्या शुगर का, बीपी का, चाहे वो लो हो हाई हो, इसका परमानेंट इलाज है, हो सकती है एक समय के बाद दवाई छूट जाएगी, ऐसा संभव है? बिल्कुल हो सकती है। डिपेंड ये करता है कि पेशेंट की एज क्या है, करंट कंडीशन क्या है, जेनेटिक फैक्टर भी डिपेंड करते हैं। अगर आपकी किसी फैमिली हिस्ट्री है, शुगर की पेशेंट है, मदर फादर दोनों को है, तो काफी अर्ली एज में आजकल हो जाता है। तो उससे बचने के लिए ये है कि आप, ये तो प्रिवेंशन में बता रहा हूँ कि आप एक्सरसाइज करें और अपनी लाइफस्टाइल भी ठीक रखें, अपना डाइट कंट्रोल रखें, तब तो आप कुछ, जहां आपको 30 होने वाली होगी वहां शायद 35 या 40 की एज पे, 40 की एज। अब हो गई है अगर, तो हम जो होम्योपैथिक दवा यूज सबसे पहले तो आप ये बता दें, जो शुगर होती क्यों है, इस ये बीमारी होती है तो क्या क्या, कैसे पता लगे कि ये होती है, आम जन कैसे समझे इसे? शुगर, जैसे कि सब लोग जानते हैं कि बॉडी में इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। इंसुलिन का काम, जो हम मीठा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है, उसको डाइजेस्ट करके बॉडी में फिक्स करना होता है, जैसे लीवर में फिक्स होता है, बॉडी में उसका यूटिलाइजेशन होता है। लेकिन जब इंसुलिन नहीं निकलता तो वो बॉडी में ही स्टोर होने लगता है, और धीरे धीरे वो बॉडी की मसल्स को खराब करने लगता है, किडनी में खराब करेगा, रेटिना में जाके जम जाएगा, रेटिना खराब होगा, ठीक है, और नसें भी। शुगर होगी तो सबसे पहले किडनी का नुकसान करेगा, फिर आंख का भी नुकसान करेगा। हाँ, ट्रायोपैथी होती है, इसमें आंख, किडनी और नसें, बॉडी की नसें होती है, वो खराब होती है। शुरू के एग्जांपल्स इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो है, बॉडी में थोड़ा पेन रहने लगता है, थका थका रहने लगेगा, बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब आना। क्या चीनी, मीठा ही ज्यादा खाने से शुगर होती है? हाँ, यही कारण है कि मीठा जब ज्यादा, नहीं, कारण यही है, साथ में जेनेटिक, मैंने बताया कि आपको जेनेटिक कारण भी है, बाप दादा किसी को, और दूसरा आपकी लाइफस्टाइल सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपने पूरे दिन बैठे रहना है, खाते रहना है, मीठा ज्यादा खाना है, लेकिन काम नहीं होता ज्यादा, फिजिकल मूवमेंट कम है, एक्सरसाइज नहीं है, स्ट्रेस लेवल भी एक इम्पोर्टेंट रोल करता है, तो इससे बाद ये शुगर हो जाती है।
उसमें भी टाइप 1 टाइप 2 होती है। टाइप 1 जो होती है वो छोटे बच्चों को डायग्नोस होती है। अभी आप कह रहे थे कि शुगर में जो है सो आजकल रेंज भी कम की जा रही है हाँ बिजनेस बिल्कुल, कि एक बिजनेस को बढ़ाने का, जैसे कि हमने देखा होगा कि आपने नई नई दवाई की कंपनी शुरू होती है, तो एक बार जब बिजनेस शुरू हो गया, वो इसलिए कि पेशेंट को उसके ऊपर डिपेंड किया जाता है, और जब तक डिपेंड नहीं होंगे बिजनेस बढ़ेगा कैसे। पहले अभी हमारी ऑफ कैमरा बातचीत हो रही थी कि 70 से आपने बताया कि 90 के बीच में अगर फास्टिंग पहले हाँ, जो एक्चुअल रेंज है वो 70 to 110 है फास्टिंग की, अच्छा। लेकिन वो धीरे धीरे क्या कहते हैं उसको, जो रेंज है वो सिमटती जा रही है, मतलब कम हो रही है, कम करने का जैसे प्रयास कि हाँ कि पेशेंट को ये आप बताएं कि हाँ वो शुगर है और आपका वो दवाई मिलना शुरू हो जाएगी। ऐसे बीपी में भी होता है। बीपी किस कारण से होता है? ब्लड प्रेशर में ये भी जैसे लाइफस्टाइल ही बीमारी है, अच्छा। लैक ऑफ एक्सरसाइज, अच्छे से ना खाना और ज्यादा तला चिकना ये सब खाने से, नमक ज्यादा खाने से, स्ट्रेस ज्यादा होने से ये भी होता है। और उसमें क्या होता है कि मेरी जो आपकी आर्टरीज है उनमें कड़ी पड़ती है, हार्ड होती जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो लो बीपी और हाई बीपी दोनों एक कारण से नहीं, दोनों का कारण अलग है। लो बीपी तो किसी वीकनेस की वजह से भी, जैसे ब्लड लॉस हो गया, पानी का बॉडी में कमी हो रही, नमक कम हो रहा है, अच्छा। तो लो बीपी कोई बीमारी नहीं है, वो जस्ट सिम्टम है। उसको लिए दवा की जरूरत नहीं है, वो नमक, चीनी, कॉफी ये सब चीजों से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हाई बीपी में दवा की नहीं पड़ती, दवाई की जरूरत पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि वो आईसीयू में पहुंचा देता है। हाई बीपी तो सडन शूट अच्छा, ये लकवा वगैरह जो हो जाता है या ब्रेन हेमरेज? ब्रेन की हेमरेज है, ब्रेन में जो ये सब होता है तो ब्रेन की नस फटती है और वो पैरालाइज हो सकता है। पैरालाइज ब्रेन के नस फटने से ही होते हैं लोग? बिल्कुल, कंट्रोल तो ब्रेन से ही है ना अच्छा। बॉडी का, तो आधा हिस्सा, एक हाथ एक पैर कुछ भी हो, फेशियल चेंज हो जाए, उसको ब्रेन स्ट्रोक ही बोलते हैं। अगर कोई सिंगल मेडिसिन आप बताना चाहें बीपी के लिए, शुगर के लिए, जिसको लोग प्रयोग करें, अगर खुद से करना चाहें तो? रॉल्फिया एक आती है जिसको, जो आयुर्वेदिक पत्ती है, उसका ओरिजिनल आयुर्वेदिक है, उसको हमने प्रोटेंटाइज करके इसमें मदर टिंचर फॉर्म में बनाया हुआ है। रॉल्फिया के नाम से आती क्यू मदर टिंचर, क्या नाम क्या बताया आपने? रावोल्फिया सर्पेंटिना क्यू। अच्छा। ये आप ब्लड प्रेशर का पेशेंट ले सकता है, लेकिन अगर इससे कंट्रोल नहीं हो रहा सिर्फ, तो हम क्या करेंगे, डॉक्टर से मिलने के बाद आपकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की क्या क्या सिम्टम्स आपको आते हैं, फिर जो मेडिसिन निकलती है, डिपेंड, वो फिक्स नहीं है, दैट इज नॉट फिक्स। होम्योपैथी में यही है कि मेन इशू है कि किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए कोई दवा ऐसा फिक्स नहीं होती, जो डाइल्यूशन फॉर्म में आती है, जिन्हें मीठी गोली में डाल के दिया जाता है, वो पेशेंट का टोटलिटी ऑफ सिम्टम, यानी कि सारे सिम्टम्स को लेके हम डॉक्टर ऑब्जर्व करते हैं पूरे उसकी गाड़ी, पूछते हैं हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी की स्टाइल, लाइफस्टाइल, कद ज्यादा है, कद छोटा है, मोटा पतला, जैसा भी उसकी बॉडी बनावट कैसी है, क्या थिंकिंग है, कैसे सपने आते हैं, मतलब सो मैनी, मतलब जितने सारे सिम्टम्स होते हैं उनको डाल के हम सॉफ्टवेयर से एक सिंगल मेडिसिन निकाल के देते हैं। इसको क्लासिकल मेथड ऑफ होम्योपैथी कहते हैं। तो उसको जब दिया जाता है तो सारे सिम्टम्स को कवर करता है। बट यानी कि अभी जो आपने दवाई बताई है वो अगर लेना चाहें तो लोग ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं स्टार्टिंग से। अगर नहीं होता है लाभ तो अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर आपको फिर डॉक्टर जाना पड़ेगा। शुगर के लिए आप अगर कोई डायबिटीज के लिए ऐसा कोई? शुगर में साइजियम नाम से बहुत आती है, साइजियम जम्बोलम, वो भी क्यू होता है। ये क्यू जो है ये तो मतलब मदर टिंचर, ये तो आप ले सकते हो, हाँ। लेकिन जो पोटेंसी फॉर्म में होती है वो आपको ऐसे नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि फायदा नहीं है इसको लेने का, अननेसेसरी अंदर कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो उससे अच्छा है कि आप सिम्टम टू सिम्टम मेडिसिन जाएगी तब तो आपको फायदा होगा, अदरवाइज यूजलेस है अंदर, यूजलेस। फिर आप कहेंगे कि होम्योपैथी फायदा नहीं। अच्छा, अभी एक बीमारी और ज्यादा ये चल चुकी है प्रदूषण के कारण, या पता नहीं किस कारण से, एलर्जी। हाँ, एलर्जी क्या है, क्यों होती है और इसका क्या? एलर्जी सिंपल है कि कोई भी बॉडी में एलर्गन गया, एलर्जी बहुत तरह की होती है, स्किन एलर्जी भी हो गई, आंखों की एलर्जी हो गई, और छींक आने लग जाते हैं, छींकें आने लगती, पानी आने लगता है नाक से, आंख से, खांसी हो जाती है, वो भी एलर्जिकली भी खांसी होती है, सांस की तकलीफ भी शुरू हो जाती है, तो ये सब एलर्जी है। एलर्जी बहुत तरह की होती है, उसमें डिपेंड करता है कि आप किस चीज से क्या आउटकम्स आ रहे हैं, एलर्जी के क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल स्किन एलर्जी है, जैसे पित्ती उछलना, ठीक है, अर्टिकेरिया बोलते हैं उसको, वो भी कोई ना कोई एलर्जन बॉडी में जाता है,
और वो इस तरीके के सिम्टम्स बॉडी पे, जैसे चकत्ते बनना, खुजली होना, तो हर जगह की एलर्जी के लिए दवाई भी अलग अलग होगी। हर तरह की एलर्जी की दवा अलग अलग होती है। उसमें दवा पे डिस्कस करना तो बेकार है, क्योंकि नहीं। सिम्टम्स डिपेंड। आप अब होम्योपैथी में क्या है कि जब आप पेशेंट आते हैं इस तरीके के, तो हमें ये पूछना पड़ता है कि खुजली है, ठीक है, किस समय है, कब आराम होता है, कब वर्ष हो जाती है, कब किस चीज से आराम है, नहाने से आराम है, गर्म पानी से आराम है, इन बेसिस पे दवा निकलती है एक्चुअली। तब हम तो बातचीत करने के बाद ही पता वो लगती सही है। है। आजकल जो वीडियोस बन रहे हैं ना यूट्यूब पे, कि हाँ, ये दवा इस चीज की, ये दवा इस हाँ, चीज की, ये वो गलत बहुत है। बन रही है। वो गलत है, मिसगाइड करने का तरीका है। ऐसा कुछ नहीं होता। होम्योपैथी सिर्फ और सिर्फ सिम्टम पे बेस होती है। जब तक आप सिम्टम नहीं लेंगे, सटीक दवा नहीं निकल सकती। ये माइग्रेन नाम की बीमारी होती है, माइग्रेन सर दर्द माइग्रेन जिसको- कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, माइग्रेन सिर्फ एक सिम्टम है, जो सिर दर्द जिसके पीछे कोई कारण न पता चले, वो वो माइग्रेन। माइग्रेन है। हाँ, कुछ सिम्टम फिक्स होते हैं, लाइक आधे फेस में या आधे चेहरे स्कल में दर्द होना, कई बार उसके बाद वॉमिटिंग हो जाती है, वॉमिटिंग से आराम आ जाता है। तो माइग्रेन, हाँ, अब आप ये पूछेंगे कि माइग्रेन की संभव है कि नहीं है। माइग्रेन का इलाज बहुत इजी है होम्योपैथी, और बहुत जल्दी रिजल्ट है। क्योंकि एलोपैथिक में तो जब भी सर दर्द हो दवाई ले लो, पेन फिर उसके बाद पेन किलर ले लो, पेन किलर। फिर कुछ समय बाद वो फिर होने लगेगा, वो परमानेंट ठीक होता है। पेन किलर का मतलब क्या हुआ? उसने पेन को किल कर दिया, उसके रूट कॉज को नहीं किल किया। नहीं किया, तात्कालिक आपको relief आपको रिलीफ दे देगा, लेकिन आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी उससे। तो आपके होम्योपैथ में इसका है परमानेंट इलाज? परमानेंट इलाज है, और बहुत ही जल्दी। हाँ, मेरे बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो इस बात को मानते हैं कि हाँ, आपने मेरा माइग्रेन बहुत कम टाइम में, मैं इतने साल से मैं सफर कर रहा हाँ, था, क्योंकि तीन चार पेन किलर लेने के बावजूद उनका दर्द ठीक नहीं होता। अल्ट्रासेड, वोवेरॉन, पेन किलर या सैरिडोन, पता नहीं क्या क्या लेते थे वो। 3-4 अब समझिए एक पेन किलर बॉडी में कितना साइड इफेक्ट करता है। सही। वो तो बंदे बेचारे 3-4 लेके भी परेशान। फिर साथ में क्या होता है, उनको नींद की गोलियां दी जाती है कि आप सोते रहिए, सोते नहीं हो सर। वो भी तो फिर वो, हाँ हाँ, वो तो नुकसान है। इसका मतलब अंग्रेजी दवाई जितनी भी लगभग चल रही है, क्योंकि आपने शुरू में बताया कि इसके जो जनक हैं, जन्मदाता हैं, वो भी पहले अंग्रेजी दवाई के एलोपैथिक के ही डॉक्टर थे, और उनको उधर संतुष्टि नहीं मिली, तब उन्होंने इसका इजाद किया और उसको छोड़ करके इस पर में ही काम शुरू कर दिया उन्होंने। यानी कि होम्योपैथिक में किसी भी दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नहीं, लेकिन गलत दवा लेने का कोई फायदा नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि आपने दवा गलत ले ली और आप ठीक। उससे क्या होता है कि आपके मन में एक कंफ्यूजन, एक ट्रस्ट डेवलप होता है कि होम्योपैथिक सही नहीं है, गलत है। वो उसका रीजन क्या है कि आपने यूट्यूब पे देख लिया वीडियो, उन्होंने बता दिया, उन्होंने ये दवा दे दी, अब वो काम ना करे। हो सकता है काम कर भी जाए, हो सकता है ना भी करे। नहीं करेगी तो आपके मन में ये रहेगा कि होम्योपैथिक डज नॉट वर्क। सही, ये गलत है। और जो होम्योपैथिक डॉक्टर ये कर रहे हैं, उनको भी मैं बोलना चाहूंगा कि वो ऐसा ना करें। इससे कोई बेनिफिट नहीं है। आप पेशेंट्स को और होम्योपैथी का जो नाम खराब करने खराब हो रहा है, ये ठीक नहीं है। ये इस कारण से ही ज्यादा हो रही है। ऑलरेडी इतनी भ्रांतियां हैं लोगों में, और आप लोग ये करके और उनको बढ़ा रहे हैं भ्रांतियां, उनके मन में और डाउट पैदा कर रहे हैं। स्किन प्रॉब्लम कुछ होती है, जैसे कि दाद, खाज, एक्जिमा, या और भी बहुत सारी होती होंगी। आप बहुत सी है, बताओगे। सोरियासिस, एक्जिमा, मैंने अर्टिकेरिया बताया आपको, और आपका फंगस इन्फेक्शन है। इनका ट्रीटमेंट होम्योपैथी में बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे भाई को एक्जिमा हो गया, और लगभग ये समझो कि 5 से 10 लाख रुपए लगभग 10-15 साल में हम लोगों ने खर्च एक्जिमा पर में। एक बार में डॉक्टर ने कम से कम 10,000 की दवाई दी मंथली लगभग, और वो ठीक नहीं हुआ, और उससे उसका और ज्यादा नुकसान ही हुआ। फिर हम लोग होम्योपैथ में आए, आज से 1 साल पहले। डॉक्टर हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, 70 के करीब का उम्र होगा, और ये समझो आपकी 90-95% तो उनके दवाई से वो ठीक हो गया। और दवाई लाखों की नहीं, बहुत हजारों में या उससे भी कम की वो दवाई वो ठीक। डिपेंड होता है कि आप किस डॉक्टर के पास, किस एरिया में, किस लोकेलिटी में जा रहे हैं। तो आप इस पर में क्या कहेंगे, जो ये स्किन प्रॉब्लम जो होती है? मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि एलोपैथिक में इन चीजों का परमानेंट इलाज नहीं है, और बहुत से लोग ये जानते भी हैं। ऐसा नहीं कि जानते नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे पहले हम पहुंचते हैं एलोपैथी के पास। और उसमें क्या होता है, केस और कॉम्प्लिकेशन, स्टेरॉइड भी दिए जाते हैं। स्टेरॉइड देने से क्या होता है, केस और आपकी इम्यूनिटी और पुअर हो गई, आप फिर अदर दवा को बहुत देर से रिएक्ट देंगे, बहुत देर से उस पे मतलब आपका रिएक्शन आएगा, देर में काम करेगी, क्योंकि इम्यूनिटी जितनी कम होती जाएगी
उतनी ही कोई दवा धीरे काम करेगी इसके ऊपर। तो डायरेक्ट कोई पेशेंट आता है तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ एक्जिमा जैसे है 90% केस जो एक्जिमा के हैं या सोरियासिस के 2 to 3 वीक्स में उसका इफेक्ट आता है, ये श्योर है। अगर अच्छी दवा दी ये जाए- मैंने देखा उसमें कि अंग्रेजी दवाई में इतना लगभग 10 साल से इलाज चल रहा है, वो ठीक हो जा रहा है, अब फिर 6 महीने के बाद फिर हो रहा है। सपरेशन है, वो दबती है, हम्म, वो अंदर आपकी जा रही है। फंगस भी ऐसे होता है, फंगस को ट्यूब दे दिया लगा लिया, वो क्या हो गया अंदर, जैसे आपने ट्यूब लगाना छोड़ दिया हम्म। फिर वापस, या फिर अगले सीजन में फिर वापस। तो ये चर्म रोग जो मैंने बताए, आपने जो बताए, वो सबका एक ही कारण है होने का या कारण अलग है? किस कारण जैसे से? फंगस है, फंगस तो एक इन्फेक्शन है, दाद जो होता है, दाद जैसे। जैसे इन्फेक्शन हो गया। सोरियासिस है, एक्जिमा है, इनका एक्चुअल में तो कोई रीजन नहीं पता, लेकिन देखा गया कि कुछ ट्रिगर फैक्टर होते हैं। जेनेटिकल भी होता है, पॉल्यूशन होता है, कुछ हार्मफुल रेज होती हैं, उनसे भी ट्रिगर हो जाता है, या कभी कभी स्ट्रेस भी एक फैक्टर देखा गया। अच्छा, ये स्ट्रेस के कारण बहुत ज्यादा स्ट्रेस अगर हुआ है, कुछ केमिकल्स के एक्सपोजर में आते हैं, उनको भी हो जाता है। मोस्टली मैंने देखा है कि जो केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनके हाथों में मैंने चले रहते हैं। बहुत लोगों का एक्जिमा देखा है, एक्जिमा भी देखा, सोरियासिस भी देखा है, और कुछ लोगों का कोई फैक्टर पता नहीं चलता। सोरेसिस का तो उसमें एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। सर ना सोरियासिस का है ना एक्जिमा का, हाँ, नहीं है उसमें। और सटीक इलाज तो फंगल का भी नहीं है। उसमें भी ट्यूब लगा दो, दवाई खाओ, तब तक वो सपरेशन होता है, परमानेंट ठीक नहीं होता। बहुत सी मेडिसिन चलती हैं उसमें एंटी फंगल में, बट ये वो बेनिफिट परमानेंट नहीं है। कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाएगा। खुजली है, अगर खुजली के सिट्रिजन वगैरह दे दिया, आराम आ गया, बट इलाज नहीं है। अब हम लोग चर्चा करेंगे आपसे ये एंजाइटी। एंजाइटी क्या होती है और उसका मतलब किस कारण से होता है? Anxiety एक कैसे बहुत छोटा वर्ड है जो कि बहुत वाइड सिम्टम्स कवर करता एंजाइटी और डिप्रेशन, ये दोनों के बारे में। है। एंजाइटी में जैसे आदमी कुछ ऐसे दौर से गुजरता है, मान लीजिए स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा था, या कई रातें से जगनी पड़ रही है, या उसके साथ कुछ ऐसा शॉकिंग हो गया, तो वो एंजाइटी या डिप्रेशन का रूप ले लेता है। ठीक है। सिम्टम उसके बहुत होते हैं कि कोई है पेशेंट जो कोने में बैठा रहेगा, बात नहीं करेगा, घर से बाहर नहीं निकलता, ये भी एक फॉर्म है। कुछ थोड़ा सा जोर से कुछ ऐसे होते हैं जो बिना बात के रोते हैं, हंसते हैं। अब किसी के फैमिली में किसी को कोई डेथ हो गया तो वो क्या, उसके मन में एक डिप्रेशन हो जाता है, या एंजाइटी होती है कि वो कहीं भी किस अलग तरीके से रिएक्ट करता है, डर समा जाता है, या बहुत सारे सिम्टम्स हैं, मतलब आप उसको मैं यहाँ गिना भी नहीं सकता, इतने सारे सिम्टम्स होते हैं। तो सिम्टमेटिकली जब हम उसकी मेडिसिन निकालते हैं, वो वर्क करती है, विद इन अ वीक आपको उसके रिजल्ट मिलते हैं। अच्छा। किसी के एग्जांपल में मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट होंगे, मेरे फादर एक्सपायर हो गए, तब से मेरे को ये प्रॉब्लम हो सकता है, उसको डिप्रेशन ना हो, उसके हेयर फॉल शुरू हो गया हो, अच्छा, शोक की वजह से, हो सकता है उसका पेट खराब हो गया हो। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है उसको कोई और प्रॉब्लम शुरू हो गई हो, कहीं हो सकता है वो घर से बाहर निकलना बंद कर दे, या उसके अंदर लैक ऑफ करेज हो गया हो, ये भी होता है। तो एंजाइटी या डिप्रेशन दोनों एक ही होती है या दोनों अलग अलग होती है? नहीं, दोनों। एंजाइटी कॉमन वर्ड बोल दिया, एंजाइटी बहुत सी चीजें आती है, अच्छा, मतलब एबनॉर्मल बिहेवियर बोल सकते हैं उसको। अच्छा, अच्छा। और डिप्रेशन में ये है कि आप कहें कि हाँ वो बिल्कुल कैसे लाइफ के प्रति उसका जो नजरिया है वो बदल जाता है। नेचुरली तरीके से कैसे एंजाइटी और डिप्रेशन में लोग राहत पा सकते हैं आप? नेचुरली बिना मेडिसिन के अगर हम बात करें तो उसको कुछ रिहैबिलिटेशन की जरूरत होती है, जैसे उसको कंसोल करना, उसको काउंसलिंग करना, ये सब चीजें होती है। थोड़ा सा उसका माहौल चेंज करा जाए उसको, फिर समय के हिसाब से भी हो सकता है वो धीरे धीरे ठीक होने लगे। लेकिन अगर दवा की नीड है तो फिर होम्योपैथिक में इसका बेस्ट इलाज है। वजन का बढ़ना और वजन का ना बढ़ना, दोनों ही बीमारी दोनों ही प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो आज के समय में जो है वजन का कम ना होने या वजन का बढ़ता ही चले जाना। उसके पीछे कारण एक थायराइड भी है, जिससे हाइपोथायराइडिज्म होता है, तो टीएसएच लेवल बढ़ता है, तो उसमें बार बार भूख लगती रहती है, वो कंट्रोलेबल नहीं होती, तो वो उसकी वजह से भी वेट बढ़ता चला जाता है। थायराइड में भूख भी ज्यादा लगती है? भूख ज्यादा लगती है। अच्छा। जैसे हाइपोथायराइडिज्म, मतलब हाइपरथायराइड भी दो तरह के होता है, हाइपर और हाइपो। तो हाइपोथायराइडिज्म जिसमें टीएसएच लेवल बढ़ता है, ठीक है, उसमें भूख ज्यादा लगती है, वो वेट बढ़ाने वाला होता है। एक होता है वेट कम होता चला जाता है, वो हाइपरथायराइडिज्म उसको बोलते हैं। उसमें टीएसएच लेवल डाउन होता है, उसमें वेट कम हो जाता है। उसमें वेट कम होने लगता है।
यानी कि थायराइड ऐसे भी होते हैं जिसमें लोग पतले हो जाते हैं। पतले। पहली बार सुनने को ऐसा मिला। नहीं सुना होगा पहली बार, लेकिन ऐसा होता है। अच्छा। उसमें कई लोगों को सुना होगा आपने शायद, जनरली होता है कि मेरा वजन कम करने वाला थायराइड है, मेरा वजन बढ़ने वाला थायराइड है। हाँ, क्योंकि अभी तक जितने ज्यादातर महिलाओं में ही ये ज्यादातर समस्या में मुझे देखने को मिला है। कुछ डिजीज की प्रेवलेंसी होती है, जैसे मेरे घर में भी है, मौसी को है, मेरी पत्नी की जो बड़ी बहन है उसको है, और भी महिलाओं में ही मैंने ज्यादातर देखा है कि गर्दन का वो बढ़ जाना, वजन बढ़ जाना बहुत तेजी से। ये चीज तो थायराइड होती क्यों है, पहले ये बताइए। ये भी लाइफस्टाइल ये भी लाइफस्टाइल की वजह से। शरीर में ऐसे क्या चेंजेस हो जाते हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस, जो थायराइड TSH जो होता है वो थायराइड वो है हार्मोन है, उसकी हार्मोन में गड़बड़ जब हो जाती है, क्योंकि इसको पूरा समझाना बहुत लॉन्ग प्रोसेस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, शॉर्ट बता रहा हूँ कि इसमें जो हार्मोनल की गड़बड़ हो जाती है तब थायराइड की प्रॉब्लम आती है। और उसके करेक्शन के लिए फिर वो दवाइयाँ चलती है, गोली जो रोज सुबह खाली पेट खानी पड़ती है। थायराइड का भी तो एलोपैथ में इलाज नहीं है, परमानेंट नहीं, दवा खाते रहिए, लाइफ टाइम खाना पड़ेगी। आज तो हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं उसमें एलोपैथ में इलाज ही नहीं, ज्यादातर बीमारियां हैं जिसके इलाज नहीं है। नहीं, अपन इमरजेंसी में जब पहुंचते हैं तब तो जैसे सर फट गया तो वहाँ पे अब करना है तो वो वहाँ पे ठीक है। इमरजेंसी में एलोपैथ वरदान है, बढ़िया है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म जो बीमारियां हैं इसके लिए वो एक्चुअली कुछ डॉक्टर एलोपैथ के भी ये मानते हैं कि इसमें आप होम्योपैथी में इलाज कराइए। जब वो भी त्रस्त हो जाते हैं कि नहीं ठीक हो रहा तो आप होम्योपैथी में इलाज कराओ, वो भी रेफर कर देते हैं। थायराइड के लिए जैसे अगर आप कोई सिंगल मेडिसिन बताना चाहें जिससे कि अगर लोग तात्कालिक कुछ राहत के लिए। थायराइडिनम 3x आती है। थायराइडिनम 3x वो टैबलेट फॉर्म में आती है। अच्छा। सील पैक आती है, वो भी जर्मन की। कितने समय में थायराइड को आप होम्योपैथी के द्वारा ठीक कर सकते हैं? इसमें डिपेंड करेगा कि आपकी TSH की वैल्यू क्या है। तब भी लगभग अभी तक आपने जो पेशेंट का इलाज किया है कितने समय में आपने? 6 हफ्ते बाद ही जैसे रीचेक कराते हैं, 6 हफ्ते में कुछ पॉइंट डाउन होने लगता है। अच्छा, बिल्कुल सेफ मेथड से। आपने ऐसा इलाज किया है जो थायराइड का दवाई बंद हो गया हो? बिल्कुल होते हैं। अच्छा। बस पेशेंट जो मेडिसिन के साथ साथ जो उसको और भी चीजें बताई जाती हैं, लाइक एक्सरसाइज है, परहेज है, उसको भी फॉलो करना जरूरी है। थायराइड में कुछ ऐसी चीजें जो खान पान में नहीं करनी चाहिए? थायराइड में मेनली तो वही होता था जो ऑयली ज्यादा ना लें, थायराइड बीपी शुगर सब में ऑयली जंक फूड ना लें, योग करें। योग से बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है, क्योंकि मेन ग्लैंड जो होती है हमारी पिट्यूटरी। योग में कुछ आप एक आध का नाम बताना चाहें जो अगर लोग करना चाहें? जैसे मुंडासन के नाम से आता है थायराइड के। ये भ्रामरी भी काम करती है क्या थायराइड? भ्रामरी भी काम करती है, क्योंकि इसका इफेक्ट जो वाइब्रेशंस होते हैं वो गले में जाके करते हैं, तो भ्रामरी का बहुत अच्छा रोल है। मैं भी सजेस्ट करता हूँ पेशेंट को कि आप भ्रामरी करें। मुंडासन तो कई लोग नहीं कर पाते क्योंकि वो कई लोग मुंडासन तो सर नीचे करके पाँव ऊपर करना होता है, तो वो थोड़ा मुश्किल पड़ता है। अगर उसमें सर्वाइकल का पेशेंट होगा तो उसके लिए दिक्कत है। भ्रामरी सबसे सेफ है, कोई भी कर सकता है। अभी ज्यादातर PCOD की समस्या ज्यादातर देखने को मिल रही है। अभी नई लड़कियों में या महिलाओं में भी बहुत ज्यादा ये समस्या बढ़ती जा रही है। इसका क्या कारण है और इसका इलाज क्या है और क्या कैसे इसमें? इसका कारण मेन जो है वो आजकल का जो एनवायरनमेंट है, लाइक जंक फूड का ज्यादा चलना। ये लगभग बीमारी में आप बता रहे हो कि जंक फूड ही ज्यादा वो नुकसान कर रही है। आप डॉक्यूमेंट्रीज जब देखेंगे उसमें ये चीज प्रूवन भी है कि आप जब जंक फूड खाते हैं, जंक फूड किस चीजों से बना हुआ है? वो उन ऑयल से बनता है जो महीनों कढ़ाई में पड़ा हुआ है। और ये से आप सब लोग जानते भी हैं कि वो जो तेल होता है वो बन जाता है जहर जैसा, वो जहर से कम नहीं होता। कई दिन हो जाते हैं या महीनों हो जाते हैं धोए हुए कढ़ाई को उसी में डाला जा रहा है, पूरा आवाज तेज, कितना पता नहीं कितना गंदा वो होता है, कीड़े भी होंगे, चूहे भी निकल गए होंगे, अरे आप सोच भी नहीं सकते। तो इन चीजों को कम करिए। लेकिन अगर आप कभी कदार खा भी रहे हैं तो आप उसको कंपनसेट करने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो। अब आजकल क्या है, जो समय में देख रहा हूँ उसमें मोबाइल एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, पूरे दिन बैठना मोबाइल में लगे रहना, मोबाइल से भी हार्मफुल रेज निकलती है जो हमारे ब्रेन को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उनसे भी हमारी हार्मोनल बैलेंस होता है। मोबाइल नहीं भी चलाते हैं डॉक्टर साहब, फिर भी तो यहाँ जैसे इसका टावर है
नेटवर्क वो भी तो वो पकड़ रहा है, तो वो तो मोबाइल अपने पास में नहीं, फिर भी वो तो यहाँ पे है वो environment। जाल बिछा हुआ है, तो वो तो लेकिन आप नुकसान- उसको थोड़ा मिनिमाइज तो कर सकते हैं। हाँ, आप कम ये कर नहीं कि आप सकते उसको आंखों से देख के आप उसको उसकी रेस तो अपने आप में ग्रहण कर रहे हैं ना बराबर, कर रहे हैं और वो ब्रेन तक जा रही है, फिर आपका ब्रेन भी उसमें फिक्स हो चुका है। ऐसे है कि इनडायरेक्टली है, आपको कम प्रभावी होगा। और आप डायरेक्ट आपने इंस्ट्रूमेंट फोन को लेकर अलग करके रख दिया, दूर रखा हुआ है, जब जरूरत हो तब उठाओ उसको। ये डिप्रेशन वगैरह का, नींद ना आना, एक मोबाइल भी आपका आप ये खुद प्रयोग करके देखना कि जब आपका सोने का टाइम है तो आप मोबाइल देखने लग जाओ, आधा एक घंटा मोबाइल देखो आप, फिर आप खुद देखोगे आपकी नींद गायब होगी। नींद गायब हो गई। ये चीज ये ऐसा हमने भी होता- ऑब्जर्व किया होता है, ऐसा होता और है। ये रियलिटी, ये फैक्ट है। हाँ। इसीलिए हम कहते हैं कि जब आपका सोने का टाइम है आप स्विच ऑफ करके थोड़ा दूर रख दीजिए। रात में आपके पास कोई इमरजेंसी कोई ऐसी फोन नहीं आने वाला, अगर आने वाला भी तो आप दूर रखिए, दूर रखिए, जब आए तो जब रिसीव आए कीजिए। तो लेकिन- पीसीओडी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पीसीओडी ये भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से डेवलप होती है, जिसमें ओवरीज में हाँ। छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो महिलाओं में पीरियड्स होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। और ये ज्यादातर गांठ delay- और सिस्ट जो होता है, ये दोनों एक ही है? हाँ, गांठ को ही मतलब हिंदी में गांठ। कॉमन लैंग्वेज में हम गांठ बोल देते हैं। अच्छा, सिस्टर अच्छा। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, अच्छा। जिसकी वजह से पीरियड डिस्टर्ब होते हैं और इनफर्टिलिटी का ये भी ज्यादातर cause अभी है। अभी ज्यादा ये परेशानी उठ रही है लोगों को। पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ कि एवरी 10 में से 7-8 का तो मान लीजिए आपका ये पीसीओडी पॉजिटिव आता है। मां नहीं बन पाना ये एक बहुत बड़ा कारण है आज के समय आप में। देखेंगे कितने आईवीएफ सेंटर खुल चुके हैं आज के बहुत, समय में, बहुत। उसका रीजन यही है। कुछ लोगों का स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये भी करना, लैक ऑफ एक्सरसाइज और नाइट शिफ्ट में काम करना, ये रीजन है। हार्मोन से बैलेंस ही नहीं, जब आप एक नॉर्मल जिंदगी से हट के कुछ एबनॉर्मल करने लगते हैं ना, तो हार्मोन इम्बैलेंस होगा ही होगा। आप प्रकृति के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, आप उल्टा चल रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं, सही बात। आपकी सोच गलत है, आपकी एक कैसे तरीका ही बदल गया बदल आपका। जाता है, आपकी सोच बदल जाती प्रकृति है, के विरोध में आप चले गए। विरोध में जा रहे हैं तो तो उसका वो effect आपको आप भी विरोध पर- करेगी। इसके लिए आप कोई मेडिसिन बताना चाहें? एक इसमें सिंगल कोई कोई? पर्टिकुलर कोई मेडिसिन नहीं कह सकते, क्योंकि अच्छा। ये तो मेनली इसमें मल्टीपल मेडिसिन दी जाती है। अच्छा, अच्छा। और उसमें भी ऐसे नहीं कि कोई फिक्स हो, उसमें हमें बहुत सोच समझ के और पीरियड के ऊपर डिपेंड करके, पीरियड लेट है तो अलग मेडिसिन हो जाएगी, हैवी हो रहा है तो अलग होगी, स्कैन कम हो रहा है तो अलग पेशेंट से बातचीत करने के बाद ही इसका सिम्टम्स के बिहार पे। अच्छा, इसमें क्या एलोपैथ में इसका है परमानेंट इलाज? इसका तो होना चाहिए। पीसीओडी में उनमें भी जो सिम्टोमेटिकली इलाज होता है उसमें कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, और अच्छा। सर्जरी भी सक्सेसफुल नहीं है। अच्छा। इसमें ओवेरियन ड्रिलिंग वगैरह करते हैं लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं है। अगर सिंगल सिस्ट है तो आपका सर्जरी करा लो, ठीक क्योंकि है, चल पीसीओडी की समस्या ज्यादातर लोगों को हो रही है, और तुरंत डॉक्टर के पास महिला रोग विशेषज्ञ जो जाएगा। वो कुछ हार्मोनल मेडिसिन दे देते हैं हाँ। जैसे पीरियड टाइम पे, लेकिन जैसे वो दवा छोड़ी जाती है फिर वही प्रॉब्लम, फिर वही समस्या आ जाती है। उसका कोई। अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे बच्चों के बारे में कि क्या आपका ये होम्योपैथी का जो दवाई है, इसमें तो अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है। ज्यादा तो नहीं होती, हमने तो ये कितना बात- डालना है आप सोचिए। एक मान लीजिए मीठी गोली की बोतल है, उसमें कितना बूंद डाल लेंगे हम? बहुत ज्यादा 30-40, हाँ। और एक डोज में आपके पास 4 गोलियां जा रही छोटी, तो आपके पास सिर्फ ड्रॉप गए 4 ड्रॉप। क्या वो अल्कोहल है? क्योंकि एक बार क्योंकि वो अल्कोहल मैंने थोड़ा खुद से different है। कुछ ऐसे ही वीडियोज देख करके सर्दी खांसी सबको कुछ मदर टिंचर कुछ दवाई मंगा ली थी मैंने। हाँ। तो उसको 10-10 मिनट लेना शुरू किया, मुझे तो आंख ही नहीं खुलती थी, लिया और नींद आ जाती थी तुरंत। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसे किसी मेडिसिन में बहुत आपने लिया कौन सा ये डिपेंड करता है, आपने मात्रा किस तरीके से ली है ये भी डिपेंड करता है। हम तो बच्चों को भी देते हैं और मदर टीचर भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बच्चों के लिए भी सेफ है ये? बिल्कुल 100% सेफ है, और कोई साइड इफेक्ट किसी पे आज तक शायद किसी ने भी नहीं सुना होगा कि होम्योपैथी साइड इफेक्ट कर। साइड इफेक्ट तो होम्योपैथी का ये शिकायत तो कभी सुनने को नहीं और मिला। ना कभी ऐसा होगा सेडेटिव इफेक्ट कर रही हो, ना कभी आपको प्रॉब्लम को बढ़ा। कुछ भ्रांति ये भी है कि होम्योपैथी पहले बढ़ाती है फिर कम हाँ, करेगी। ये ज्यादा है ये गलत है, ऐसा कुछ अच्छा। नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि उसको बढ़ाया जाए। वो तो हो सकता है। होम्योपैथिक में आप ये कह रहे हो कि बीमारी अब को उसमें बढ़ाती नहीं है? पर्टिकुलर मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल, ऐसा क्यों लोगों के मन में आया कि आपने कोई जैसे फंगल इन्फेक्शन है, आपने एक ऑइंटमेंट लगाते रहे, वो ठीक हो रहा है, दब रहा है। अब हमारे पास वो पेशेंट आया कि हमें ठीक करना है परमानेंट, तो हमने उसको ऑइंटमेंट हटवाया। ऑइंटमेंट हटवाते क्या होगा, वो जो दबी हुई है वो वापस आएगी निकल के। अब लोगों को ये लगता है कि होम्योपैथी ने बढ़ा दिया। अच्छा, क्योंकि ऐसा भी सुनने को मिला है
कि जब भी कोई फंगल इन्फेक्शन के बारे में जो आप बात कर रहे हो तो उसको होम्योपैथिक जड़ से ठीक करने के लिए उसको फिर निकालती है अंदर से बाहर। सर अंदर से, हाँ ऑब्वियसली अंदर से बाहर निकाले, लेकिन वो होम्योपैथिक से ये नहीं कि बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, आपका जो ओरिजिनल फॉर्म थी वो उस फॉर्म में लाएगा। अच्छा, तब ठीक करेगा ना। ये नहीं कि आपका जब जैसे डे 1 में था उससे भी ज्यादा वर्स कर दे या और ज्यादा वर्स कर दे कि आपकी हालत खराब हो जाए, पेशेंट को एडमिट करना पड़े, ऐसा नहीं होता कि आपको वो ओरिजिनल फॉर्म में लाएगा। जो आपका अंदर दवा, जब तक ब्लड में दबी हुई है कोई बीमारी, वो बाहर नहीं निकलेगी, ठीक कैसे होगी? सही। ब्लड से बाहर तो निकालनी पड़ेगी ना उसको। कैंसर अभी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, बहुत ज्यादा, यानी कि बहुत काफी ज्यादा तेजी उसका भी कारण YouTube पे भी बहुत लोगों ने इसके बारे में डाला हुआ है। मेरा भी ये ऑब्जर्वेशन है, प्लास्टिक का ओवर यूज जो पिछले दिनों बहुत लोग, अब तो खैर लोग अवेयर हो रहे हैं, प्लास्टिक का यूज, और दूसरा आपकी लाइफस्टाइल तो है ही है, जेनेटिक फैक्टर भी होता है इसमें, और एक और फैक्टर है जैसे केमिकल्स का बहुत ज्यादा यूज करना, लाइक मेकअप्स वगैरह जो यूज होते हैं वो भी है। हमारे धूप में भी बहुत हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जब आती है बॉडी पे डायरेक्ट लगती है तो वो भी कॉज कर सकती है। कुछ रेडिएशंस ऐसे भी होते हैं। कई लोग कहते हैं कि जैसे जो शराब ज्यादा पीते हैं, तंबाकू ज्यादा खाते हैं, तंबाकू से होता है, शराब से कभी कैंसर नहीं होता, नहीं, वो लीवर फेल होता है। अच्छा, कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग कुछ नहीं ले रहे हैं इस प्रकार, उनको भी कैंसर हो रही है। लेडीज को भी तो होता है, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर क्यों हो रहा है? ऐसा ये नहीं, हाँ तब टोबैको च्यूइंग में चांसेस बढ़ जाते हैं कैंसर होने के, बट कैंसर तो नॉन जो एडिक्शन लोग हैं उनमें भी तो हो रहा है। लेकिन इसका मेन कारण जो आजकल का जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है वो भी है, प्लास्टिक का यूज़ मैंने आपको बताया अभी कि रेडिएशंस हैं, ये सब यूज़ है। सब कुछ ये है कि हमारा क्या ना कि अब थोड़ा सा एक्सरसाइजिंग लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुकी है कि आधे एसी में बैठा तो पूरे दिन एसी में बैठा हुआ है, बाहर ही नहीं निकलता। सही बात। विटामिन डी की डेफिशिएंसी इसी वजह से बहुत ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल बैठे बैठे बढ़ रहा है। फिर हमारा जो आजकल क्वालिटी फूड है वो नहीं है, सब्जियों में मिलावट है, फलों में मिलावट है, हर चीज में मिलावट है, तो बॉडी इतना भी सर्वाइव कर रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है। सही बात, सही बात। अच्छा, कैंसर का इलाज भी होम्योपैथिक पॉसिबल होता है? पॉसिबल है, बट इतना टाइम होना चाहिए। जैसे एलोपैथिक में भी जाता है तो भाई वो भी कीमो या रेडियोथेरेपी करते हैं, वो भी तो कहते हैं कि भाई आप स्टेज 4 में आप कुछ नहीं कर सकते, अभी रोक सकते हैं थोड़े दिन। सही बात। लेकिन अगर कोई स्टेज 1 या स्टेज 2 में पकड़ा जाए कैंसर तो उसका होम्योपैथिक में पॉसिबिलिटी है। कोई सिम्टोमेटोलॉजी इसका कहाँ पे है, सेंटर क्या क्या सिम्टम आ रहे हैं वो ठीक हो सकता है। क्या आपके पास अभी कोई कैंसर का कभी पेशेंट कोई आया है होम्योपैथ में? हाँ, एक बार सर्जरी करा के हमारे पास पेशेंट आया था, उसका मुंह का कैंसर था। अच्छा। तो उसके बाद वो बड़ा परेशान, उसको कीमो रेडियो से बहुत परेशान था। उसको हमने देखा, उसको सिम्टम में काफी रिलीफ हुआ। अच्छा। कि जो बहुत ज्यादा एंजाइटी और बाल भी चले गए रेडियोथेरेपी की वजह से, और जो भूख ना लगना, बेचैनी, दर्द, इन सब सिम्टम से राहत आ जाती है। और ये कई केस हमने सुने भी हैं कि हाँ कैंसर के, लेकिन कैंसर का पेशेंट कभी होम्योपैथिक पास जाता ही नहीं है, इसलिए हमारे पास पेशेंट कम आते हैं। सही बात। अब वो भी क्यों चांस लेगा भाई जब वो सर्दी जुकाम खांसी बुखार के लिए नहीं लेने को तैयार है। सही, लेकिन जिसको एक बार फेथ हो जाता है ना तो लॉन्ग टाइम रहता है। क्योंकि मैं आपके क्लिनिक पर मैं गया था, आपके मैडम भी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर भी लोगों के मन में यही था कि होम्योपैथिक काम नहीं करती है, लेकिन हमने यहाँ पर में एक फेथ बनाया, लोगों के मन में ये एक विश्वास जागृत किया। आज हमारे पास लोग आ रहे हैं, और एक बार जो जुड़ रहे हैं परमानेंटली जुड़े, एक बार जो जुड़ जाता है वो रहता है परमानेंट, और वो 4 लोगों को गाइड भी करता है कि आप यहाँ एक प्रचार भी करते हैं। हमारा सब कहना है कि आप हमारा प्रचार नहीं, आप होम्योपैथी का प्रचार। सही बात, सही। लोगों के मन से भ्रांतियां निकालिए और अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाइए। सही बात, ठीक है। किसी ऐसे मतलब, और कुछ लोग तो मैंने ये भी देखा, मेरे पास जो इलाज कराने आते हैं वो हमने साल भर वहाँ ट्रीटमेंट कराया होम्योपैथी का, हमने 2 साल वहाँ ट्रीटमेंट कराया, 6 महीने। मैं कहा आप इतने दिन ट्रीटमेंट करा कैसे रहे थे जब आपको आराम नहीं आ रहा था? करा कैसे रहे थे? सही। अरे आप 2-3 हफ्ते ट्राई करो, नहीं आराम आता आप स्विच करो दूसरी जगह। मैं भी कहता हूँ अगर आपको मेरे पास आराम ना आए, आप बेहतर डॉक्टर के पास आप जाइए, किसी और के पास जा सकते हैं। क्या होम्योपैथिक और अंग्रेजी दवाई यानी कि एलोपैथिक दोनों एक साथ लिए जा सकते हैं? हाँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं ली जा सकती, लेकिन आधे घंटे का गैप कर लें तो ज्यादा अच्छा, मिनिमम आधे घंटे का गैप। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ भी परेशानी नहीं होगी? कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का काम करने का तरीका दोनों डिफरेंट है। अच्छा, ऐसे कुछ बीमारी जिसमें होम्योपैथिक तुरंत काम करती है, फास्ट क्विक, जैसे कि आज अभी मान लो कि मुझे जुकाम हो गया
और मैं अभी जाऊंगा सिट्राजिन लूंगा, मोटिनल, तुरंत वो ठीक हो जाएगा। सिट्राजिन भी आपको काम करेगी कम से कम 20 मिनट में। हाँ मतलब 20 मिनट, घंटा 2 घंटा में भी काम। आप आइए होम्योपैथी में, सही दवा आपको मिलेगी, आपको 5 मिनट में आराम आएगा। 5 मिनट में? हाँ जी। माइग्रेन के पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, बहुत परेशान होकर आए बैठे हैं, थोड़ी देर रिलैक्स करो, ऐसा हम कई बार कर चुके हैं। बस 4 ड्रॉप उनकी टंग पे डाला अपने जुबान पे डायरेक्ट, हमने कहा 10 मिनट वेट करो। अच्छा, उसको तब बैठा करके उनको प्रूफ वही सेटल करके हम उनको भेजते हैं कि आप घर जाके परेशान मत हो ना। अच्छा, मेरा सर दर्द ठीक नहीं हुआ हो, ऐसा हुआ है, ऐसा कई लोगों के साथ। 10 मिनट में आपके पास बैठ करके माइग्रेन राहत हो गया उसको। जो कि आप ओवरऑल टैबलेट भी लेंगे ना तो आपको 40 मिनट लगेगा कम से कम। 1 आध घंटा तो लगेगा। सेट में भी 40 मिनट लगता है काम करने में। तो होम्योपैथी वो जाती है, तुरंत एक्ट करती है, वो इलेक्ट्रिसिटी की तरह है, तुरंत काम करेगी। और आप क्योंकि होम्योपैथी के बारे में ये सबसे ज्यादा भ्रांति है, जो जल्दी ये काम नहीं करती है। बिल्कुल सही बात। आप में से जो भी लोग देख रहे हो वीडियो को, अगर आपको कोई परीक्षण करना है तो डॉक्टर साहब चैलेंज कर रहे हैं कि कुछ बहुत सारी ऐसी बीमारियां, माइग्रेन जैसी समस्या 10 मिनट में राहत हो जाए तो ये बड़ी बात है। खांसी, बच्चे बहुत परेशान होते हैं, क्लिनिक में भी आते हैं, बैठे लगातार खांसते रहते हैं, उनको भी हम डालते हैं जुबान पे दवा और बोलते हैं कि 5 मिनट में ही उनको राहत धीरे धीरे फील होने लगती है। बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन जो लोग इससे स्टोन के जो दर्द होते हैं, रीनल स्टोन होता है, गुर्दे की पथरी, उसके भी दर्द लेके काफी लोग आते हैं, उनमें भी हम यही करते हैं। आराम आ गया। ये अब बड़ा मतलब आश्चर्यजनक बात बता रहे हैं। ऐसा तो ये तो आप ये इंजेक्शन देने के बाद एलोपैथ में कहते हैं कि अभी आपका तुरंत ठीक हो जाएगा, जल्द से जल्द नहीं होता, तब भी ठीक नहीं, तब भी जल्दी, तभी तो पेशेंट एडमिट भी करने पड़ते हैं जब उनको इंजेक्शन से आराम नहीं आता। एडमिट करने पड़ते हैं। तो उसमें से आप ये मैं मान सकता हूँ 10 में से 9 लोगों को हम बिल्कुल ठीक है। एक बंदा ऐसा होगा जिसको शायद आराम ना आए, लेकिन 100% मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 90% तक मैं ये कह सकता हूँ कि वो क्लिनिक से ही ठीक होकर जा सकते हैं। दिल्ली से या दिल्ली के आसपास से जितने लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग आप चाहें तो एज ए परीक्षण के रूप में भी, क्योंकि ये नहीं कह रहे ये कि दवाई खाओ विश्वास हो तब ठीक होगा, नहीं, आपको दवाई दे रहे 10 मिनट में खांसी राहत हो जाना, माइग्रेन राहत हो जाना, पेट दर्द माइग्रेन, ये सब आश्चर्यजनक बात। तो आप परीक्षण कर सकते हो आकर के, मैं इनका कांटेक्ट डिटेल दूंगा नीचे। लेकिन अभी थोड़ी और हम लोग बातचीत करेंगे। क्या आयुर्वेद और होम्योपैथ एक ही है या अलग अलग है? इसमें आप क्या? एक नहीं है, एक बिल्कुल नहीं कह सकते। हाँ, उनके जो मेडिसिन के ओरिजिन्स हैं, लाइक कुछ हर्ब से दवाई हमारे यहाँ बनती है, वो कॉमन होती है, बट उनका मेथड अलग है। अच्छा, उनका मेथड टोटली वो क्रूड फॉर्म में, यानी कि ओरिजिनल फॉर्म में हर्ब्स को देते हैं, हमारे प्रोसेस करके वो आती है मेडिसिन। यानी कि आयुर्वेद में तो डायरेक्ट ही वो पत्ता है, वो पेड़ का रस है, जो भी है वो डायरेक्ट वो दे दिया जाता है। लेकिन आपके यहाँ पर में उसको दूसरे फॉर्म में ला करके क्वांटिटी कम दी जाती है और तरीका अलग होता है। क्या होम्योपैथी में भी सर्जरी है? सर्जरी होती है क्या इसमें, या सर्जरी से बचने के लिए लोग इसमें आते हैं? BHMS फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अच्छा, इसका फुल फॉर्म है सर्जरी। लेकिन उसका अभी यूज हमारे इंडिया में कम है। यानी कि आपके यहाँ पर ज्यादातर जो लोग आते हैं वो सर्जरी से बचने के लिए ही आते हैं। हम तो खुद अवॉइड करते थे सर्जरी। आप गॉल ब्लैडर का स्टोन है, सर्जरी मत करवाइए, दवा खा लीजिए। गॉल ब्लैडर का स्टोन दवाई से ठीक हो जाएगी? बिल्कुल। किडनी की तो हो जाती लोग हुए, किडनी का तो फेमस है ये। हाँ, किडनी का। गॉल ब्लैडर का हाँ लोगों में बहुत ये भ्रांति है कि गॉल ब्लैडर का स्टोन, बहुत से एलोपैथ डॉक्टर भी बड़ा चैलेंज करते हैं कि नहीं होता, लेकिन होता है। हमारे पास इसके प्रूफ भी हैं, अल्ट्रासोनिक रिपोर्ट्स हैं हमारे पास जिनके ठीक हुए हैं होम्योपैथी से। बिल्कुल, तो ये बड़ी बात है। ये पथरी जिनका किडनी में हो उनका तो हमने सुना है कि ठीक हो जाए। अच्छा, कितने mm तक की आप वो पथरी का? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। जितनी बड़ी 15 mm 20 mm 24 mm। हाँ, 24 mm भी। जब तक आपकी दवा चल रही है आपको अटैक नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्या बात है। ना कोई गैस बनेगी, ना मेरे पिताजी को 15 mm का पथरी हो गया। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आपको सर्जरी करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, जो होम्योपैथ के थ्रू उनकी वो ठीक हो गई, टाइम लगा, लेकिन लगभग 6 महीने का समय लगेगा। 6 महीने का समय, जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा टाइम। हाँ, समय। छोटी होगी तो जल्दी सही हो जाएगी। अच्छा, लंबा से लंबा कितना इलाज आप लोग करते हो? किसी बड़ी कौन सी ऐसी बीमारी जो शॉर्ट टर्म में आप ठीक कर लेते हो? और शॉर्ट टर्म में तो अभी एक्यूट कंडीशन जैसे सर्दी जुकाम खांसी बुखार हो गया, माइग्रेन भी हम कह सकते हैं कि हाँ एक कम टर्म में ठीक हो जाती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस,
कितना टाइम, अच्छा कितना time? आर्थराइटिस में कितना टाइम लग जाएगा? आर्थराइटिस में मान के चलो, देखो आपको आराम तो आ जाएगा, 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते में आराम तो आने लगेगा बिना पेन किलर के। अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद वो चलता रहेगा कुछ टाइम तक, फिर आपकी दवा धीरे धीरे, मैं मान के चलता हूँ 8 महीने 10 महीने साल भर आप दवा खा सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे दवा कम हो जाएगी, फिर जब कभी प्रॉब्लम हो तब आप दोबारा दवा ले सकते हैं। अच्छा हाँ, ये कहना, लोग कहते हैं ना जड़ से ठीक कर देगी, हर चीज जड़ से ठीक नहीं हो सकती। अब किसी बुजुर्ग की 60 साल की उम्र में हड्डियां खराब हो चुकी है, खोखली हो गई, उनको ठीक करना पॉसिबल कितना आसान नहीं है। कैल्शियम हम कितना भी देते हैं एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में, लगता नहीं है, लंबा टाइम लगता है। फिर सब नसें भी खराब है, मसल्स भी खराब हो चुकी है, तो हमें टाइम लगता है। वही वो एलोपैथी में दवा खाएगा तो वो भी जिंदगी भर ही खाएगा, वो जिंदगी भर खाएगा। वो आर्थराइटिस में वो भी जिंदगी भर खाएगा, और इससे महंगी भी खाएगा, साइड बीमारी भी खाएगा, ज्यादा पेन किलर खाएगा तो उसके साइड इफेक्ट है। मैंने कई लोगों में देखा, इवन कैटरेक्ट तक हुआ है लोगों को एज अ साइड इफेक्ट। लोग मानता, कोई मानता नहीं इस बात को, डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बट ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। आज से नहीं, कई बार होम्योपैथ में क्या कुछ खान पान का भी आप लोग बताते हो, किस चीज से परहेज करना है, नहीं खाना है? या जब आप दवा खाते हैं तो उस समय मुंह में स्मेल नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की। वो चाहे होम्योपैथ कच्ची प्याज नहीं काम करती है, सिर्फ कच्ची प्याज की बात नहीं होती, लौंग, इलायची, माउथ फ्रेशनर, चाय की स्मेल, कॉफी की स्मेल, ये मुंह में नहीं होनी। कितने देर तक? जब तक मुंह में स्मेल है आप अच्छे से गुल्ला गुल्ला करके खाइए, अब दवा कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद भी अभी मैंने अच्छा 15-20 मिनट तक का तो टाइम देना चाहिए, दूसरे चीजों का प्रयोग नहीं करना, अच्छे से मुंह क्लीन करके खाना चाहिए दवा। क्या होम्योपैथिक से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सकती है, जो बीमारी ही ना हो? प्रिवेंटिव, ऐसा है? सुना होगा चिकन पॉक्स की दवा होम्योपैथिक में बहुत दी जाती है। हाँ, अभी मैं आपके यहाँ से ले गया था, आपकी मैडम ने बताया कि ये, और वाकई में चमत्कारिक राहत हुआ उसको। 1 सप्ताह में तो टाइम तो लगा, लेकिन वो परेशानी बहुत ज्यादा महसूस नहीं की। डेंगू के टाइम पे भी दिया, हमने कोविड के टाइम पे भी दिया। हाँ, और जिन जिन को हमारी वो प्रिवेंटिव चली मेडिसिन, उनको भगवान की दया से कोविड नहीं हुआ, उनको डेंगू नहीं हुआ। अच्छा। और इवन जो जैसे किसी बच्चे को हो गया इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड वगैरह हो गया, और अदर भाई बहन जो अदर मेंबर हैं उनको हम दे देते हैं, तो उनको भी नहीं होता। अच्छा, डेंगू का आप अभी नाम ले रहे थे, मुझे 2 बार डेंगू हो चुकी है। एक बार तो पहले हुआ मेरे बगल में, दूसरा और मच्छर कहाँ काटा वो तो पता चलता नहीं है। वो तो काटा होगा, उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, किसी का 10 दिन, किसी का 15 दिन, मलेरिया 15 दिन का होता है। अच्छा, यानी कि 10 दिन पहले भी काटा तो वो इनका सिम्टम अब डेवलप 10 दिन, 8 दिन, 6 दिन, मतलब सबका अलग अलग। जिसको एक बार हो चुका है उसको जल्दी वो इफेक्ट करता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता कैसी है उस पर डिपेंड करता है। कुछ डिजीज ऐसी होती है जिसे एक बार लाइफ में होती है, जैसे चिकन पॉक्स हो गया, एक बार होगा, मम्स है एक ही बार होगा, दोबारा जल्दी इजीली नहीं होता। लेकिन जब लोग वैक्सीन ले लेते हैं, जैसे बच्चा जो मेरा है उसको वैक्सीन उसका पड़ गया, कब पढ़ते हैं, 12 से 15 महीने में शायद पढ़ते हैं वैक्सीन, तो उसको पड़ गया वैक्सीन, उसके बाद भी कैसे ये चिकन पॉक्स हो गया? डिपेंड करता है सर कि बॉडी में इम्यूनिटी कितनी हद तक डेवलप की है। इम्यूनिटी, ये वैक्सीन का रोल क्या होता है मैं आपको डिटेल बताता हूँ। इस वैक्सीन में उस बीमारी के वायरस का सिर्फ कवरिंग होती है, मतलब कवर होता है, अंदर का डीएनए आरएनए नहीं होता। ठीक है। वो बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है कि बॉडी उस वायरस को, कवर को पहचान ले कि जब ये आए ओरिजिनली तो आप इसको मारें। अच्छा, ठीक है। जैसे हम आर्मी में सिखाते हैं निशाना लगाते, मरे हुए पे लगाते हैं निशाना, या पुतले पे लगाते हैं, वैसे ही सेम सिस्टम होता है। तो अब उसमें कितना सीखा वो डिपेंड करता है। तो वाकई में एक बीमारी आ गई तो उसने कवर कर पाया नहीं कर पाया, वो डिपेंड्स कि उसके ऊपर कितना अच्छा काम किया। वैक्सीन लगाने के बाद भी बीमारी आ सकती है, लेकिन प्रभाव कम हो। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। वो हम अपने खान पान से कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल से कर सकते हैं। कभी कभी मल्टीविटामिन्स वगैरह की भी जरूरत। मल्टीविटामिन्स क्या मतलब, ये आपकी फ्रूट्स लीजिए आप अच्छे से, नेचुरल चीजों पे आप डिपेंड होइए। कोविड-19 जैसे आई थी, कोरोना की जो ये समस्या आई थी, उस टाइम में आपने क्या किसी कोविड वाले का इलाज किया या कुछ बचाया है इस प्रकार की कुछ? बहुत से आए, दूर से पेशेंट आए हमारे पास, इनका ऑक्सीजन लेवल काफी कम था। 80, मुझे याद है केस, 2 केस थे ऐसे, एक 85 इयर्स की आंटी थी और एक 80 इयर्स की। 85? हाँ, उनका जो एक अशोक विहार से पेशेंट था हमारे पास, तो उनका SpO2 जो ऑक्सीजन लेवल था अबाउट 75-76% चल रहा था। घर पे ऑक्सीजन लगा रखा था, तो किसी मेरे पेशेंट ने ही उनको रिकमेंड किया कि आप वहाँ से एक बार मेडिसिन ला के दो जाए। तो हमने कुछ मेडिसिन उनके यहाँ भिजवाई, तो विद इन
2 या 3 डेज में ही उनका ऑक्सीजन लेवल अच्छा होने लगा, 2-3 डेज में। यानी कि होम्योपैथी से आपने कोरोना के बीमारी को ठीक किया। अब ये मैं ये नहीं कह सकता कि कोविड पॉजिटिव था या नहीं था, लेकिन ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, उन्होंने टेस्ट नहीं कराया था। अच्छा। उसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, पर ये हुआ है हमारे एक्सपीरियंस में। एक और ऐसी केस था, यही पास में ही रहते हैं, वो उनका 80 ईयर्स की एज रही होगी, उनका भी sp2 लेवल काफी डाउन हुआ था, उसने भी वर्क किया उसने, वो आज भी आंटी अच्छी ठीक है, चल रही है, वर्क करके आज कर। होम्योपैथिक दवाई जो है, क्या ये सभी उम्र के लोगों के लिए ठीक है? ये न्यूबॉर्न बेबी से लेकर अच्छा मर्द आदमी तक, हाँ। सबके लिए है, सबके लिए सेफ है। इसमें कुछ ओवरडोज नाम की भी चीज होती है, कुछ ज्यादा पड़ जाएगा, इसका कुछ साइड इफेक्ट ले जाते हैं बच्चे, कुछ ऐसे होते हैं पूरी हाथ लग गई तो बोतल पूरी मुंह में डाल ली, खत्म करा एक ही दिन, लेकिन उससे उसका कोई नुकसान नहीं होता है। ये अच्छी चीज है, नहीं तो दूसरी दवाई में तो ये तो परेशानी हो जाती है, बहुत बड़ी परेशानी, बचना मुश्किल हो जाएगा। आप यकीन मानेंगे, एक ऐसा 14 साल का लड़का आया था जिसकी पूरी बॉडी पे फफोले पड़े हुए थे। किसकी वजह से? एक गैस की गोली का साइड इफेक्ट था। सिर्फ एक गैस की गोली जो आदमी बिना सोचे समझे खा लेता है। और उस केस में उस बच्चे के पूरी बॉडी में कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ फफोले ब्लिस्टर्स ना पड़े, पूरी बॉडी पर। सिर्फ एक रेंटेड या पेन 40 उसने कोई खाई थी, उसके साइड इफेक्ट। अच्छा, होम्योपैथी की दवाई खुद से लेना कहाँ तक सेफ है, इसके बारे में देखिए, सेफ तो है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा ये श्योरिटी आप कोई नहीं कह सकता जब तक वो तरीके से नहीं ली जाएगी। तरीका भी अलग होता है। अब कुछ लोग YouTube पे बताते हैं इसकी बस 5 to 10 ड्रॉप्स ले लीजिए, शायद काम ना करे, हो सकता है 20 ड्रॉप्स काम करे। आपके सामने जब पेशेंट है ही नहीं तो आप उसकी बीमारी की सीवियरिटी को आप नहीं जानते, आप वो कितना सिक है, कितना प्रॉब्लम है उसको, तो उसी हिसाब से तो डोज बढ़ाई जाएगी। तो डोज कितनी देनी है आपने फिक्स बता दिया, 5 to 10 ड्रॉप्स ही लेगा, उसको फायदा नहीं करेगी। फिर उसके दिमाग में यही आएगा कि होम्योपैथिक काम ही नहीं करती है। होम्योपैथिक में 5 ऐसी भ्रांतियां जो आप बताना चाहते हैं जो बिल्कुल झूठी है, सही नहीं है, लेकिन आज जनता के सामने है, और इसी पर हम लोग सबसे पहली तो भ्रांति यही है कि देर से काम करती है। ठीक है, ये कुछ बीमारियों में कारगर नहीं है, जैसे गॉल स्टोन के केस में, कैंसर के केस में, माइग्रेन में काम नहीं करती। तीसरी भ्रांति ये है कि ये लॉन्ग टर्म चलानी पड़ती है, हाँ, लंबे समय तक खानी पड़ेगी, धीमे धीमे काम करिए तो लंबे समय तक खाते रहो, ठीक हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। और एक भ्रांति ये भी है कि जड़ से ठीक करती है। हम पर्टिकुलर किसी डिजीज की बात कर रहे हैं, डॉक्टर हो जो इस बात को आप कह रहे हो, उसके भी कहने का रीजन पूरी बात सुनिएगा। कोई बीमारी ऐसी है जैसे सोरियासिस है, ये जड़ से ठीक हो जाएगी। अब आप कहेंगे मेरे को फीवर हुआ और मैंने दवा खाई होम्योपैथी, मुझे जिंदगी में फीवर नहीं होगा, ये बात है नहीं है। दूसरा, मेरा आज घुटने खराब हो गए, चलिए हमने आपको चलने फिरने लायक तो बना दिए, लेकिन आप सोचे कि आप 20 साल की एज जैसे भागने लगेंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, नहीं है। तो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपने। मैं आपसे बीमारियों के दवाई के बारे में इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका कहना है कि जब तक पेशेंट को देखा नहीं जाए सामने से तब तक उसका सही इलाज नहीं हो सकता। कहने के लिए आप दवा को चूज करने के लिए कई पैरामीटर्स हैं। फॉर एग्जांपल उसकी हाइट, उसका वेट, उसकी बॉडी कलर भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल करता है, उसको देखने में कैसा है, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ये भी डिपेंड करता है। तो इतने सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, आप कैसे किसी को बिना देखे बता सकते हो, कैसे ये बता देंगे ये डिजीज के लिए दवा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ये तो आप अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी के जा रहे हैं। चलिए, तो आप में से जो भी लोग, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बहुत ईमानदारी से सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है, जो हम जनता के क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने भेजे थे, और मेरी तरफ से भी जो कुछ पूछना था मैंने भी अपने एक बात और कहना चाहूंगा, कुछ लोगों की भ्रांति ये भी है कि होम्योपैथी जो डॉक्टर बैठते हैं, जो BHMS किए हुए हैं, वो शायद कोई डिप्लोमा 1-2 साल का करके आगे बैठ गए। लेकिन जहाँ पे सर BHMS लिखा हुआ है ना, पूरे 5.5 साल की डिग्री होती है। इट्स इक्विवेलेंट टू MBBS। नीट क्वालिफाई करके ही BHMS की सीट मिलती है। इस बात को ध्यान दें, इसको हल्के में ना ले, यानी कि आप बराबर मान करके चलें। सिलेबस भी सेम होता है, पे स्केल भी सेम होता है, फीस भी सेम होती है, बट वेटेज जो है ना, पेशेंट का जो वेटेज देने का तरीका वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है कि वो MBBS ज्यादा नजरों में हाई है,
चलिए, तो इसी पर वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। आपको अगर डॉक्टर साहब से संपर्क करना होगा तो कमेंट में नीचे और डिस्क्रिप्शन में मैं इनका नंबर दे दूंगा, इनके क्लिनिक का एड्रेस दे दूंगा। आप दिल्ली में हैं, दिल्ली के आसपास के किसी भी शहर में है, राज्य में है, आपको गारंटेड इलाज मिलेगी। आप आए, एक बार आकर के देखें। नॉलेज आपने बहुत संक्षिप्त जानकारी हम लोगों ने ली, क्योंकि अगाध है ज्ञान तो इनके पास में। और फिर से अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इनसे या इनकी पत्नी भी डॉक्टर हैं, उनसे एक बार फिर से चर्चा करूंगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। राधे राधे।